दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी न्यू स्टार्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों यूनियन एंड टेरिटरी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा आर्टिकल 1 से 4 तक कवर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो दोस्तों अगर आपको भी पार्ट 1 को बारीकी से अच्छे से समझना है तो आप भी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में कुछ कमिटीज को भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से कि आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। उसके बाद कुछ कमिटीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 बताता है, ये बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या बताता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ से आपको इसको पढ़ के कुछ क्लियरिटी हो रही होगी, बट मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों टोटल इसमें 3 क्लासेज हैं। आर्टिकल नंबर 1 में टोटल 3 क्लासेज हैं। तो दोस्तों हम एक एक क्लास को पहले समझते हैं। एक पहले क्लास को पहला क्लास क्या बोलता है? दोस्तों पहला क्लास बोलता है इंडिया, दैट इज भारत। यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझना है, इंडिया और भारत दोनों एक है। हमारे कंट्री का नाम इंडिया भी है, भारत भी है। आप हमारी कंट्री को इंडिया भी बोल सकते हैं, भारत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि हमारी कंट्री का दोनों नाम है, इंडिया और भारत। बोला गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि हमारी कंट्री कैसी होगी? यूनियन ऑफ स्टेट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब हुआ, आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब होता है। बोला गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। दोस्तों कॉन्फेडरेशन आज के टाइम में किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक करता है फेडरेशन, एक करता है यूनियन। तो दोस्तों हमारी कंट्री जो है यूनियन को फॉलो करती है, हमारी कंट्री फेडरेशन को फॉलो नहीं करती है। अब दोस्तों आपको ये समझना होगा कि फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कंट्री यूनियन क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं है। तो दोस्तों फेडरेशन में जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मिलकर एक यूनियन को ज्वाइन बनाते हैं, बट वो आपस में किसी एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ते हैं और वो जब चाहे तब उस एग्रीमेंट को तोड़कर उस कंट्री से अलग हो सकते हैं। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में एक बार कोई स्टेट जुड़ गया तो फिर वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जो भी स्टेट हमें हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन करते हैं, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, एग्रीमेंट के तहत वो लोग ज्वाइन करते हैं और जब चाहे तब उसको सेसीड कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो ये होता है फेडरेशन, और हमारी कंट्री यूनियन को फॉलो करती है। दोस्तों यूनियन में जो होता है सेंटर पावरफुल होता है और स्टेट वीक होता है, बट इसका अपोजिट फेडरेशन में स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है जबकि सेंट्रल वीक होता है। अगर दोस्तों हम फेडरेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए जो है वो एक फेडरल कंट्री है। यूएसए जो है ये फेडरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट यूएसए में हैं वो सब दोस्तों किसी एग्रीमेंट के थ्रू, और जब चाहे तब उस एग्रीमेंट को तोड़कर यूएसए से अलग हो सकते हैं, और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो ये हो गया फेडरेशन का एग्जाम्पल, हमारी कंट्री जो है यूनियन है। अब दोस्तों ये तो पहला क्लास हो गया। पहला क्लास क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दोस्तों दूसरा क्लास क्या बोलता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं। इन सब के लिए दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल 1, इसमें बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बाउंड्रीज क्या क्या हैं। ये सब हमारे शेड्यूल 1 में बताया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, जिसमें कि फर्स्ट शेड्यूल इसके बारे में बताता है कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक। ये सब शेड्यूल 1 में आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो वो बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या शामिल है। इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या शामिल, ये भी आपको यही बता दिया है कि इंडिया इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ क्या क्या शामिल है इंडिया की टेरिटरी में। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी टेरिटरी ऑफ स्टेट है, जितनी भी स्टेट की टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ स्टेट,
ये स्टेट के जितने भी टेरिटरी है वो सब जो है शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं वो भी शामिल है इसमें। इसके साथ साथ दोस्तों एक तो यूनियन टेरिटरी जो है वो सब शामिल है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। टेरिटरी ऑफ स्टेट जो है वो सब भी शामिल है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो है वो है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाई दैट मे बी acquired by government of India at any time इसमें दोस्तों आपने एक देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है। एक तो स्टेट की जितनी भी टेरिटरी वो सब शामिल है, यूनियन टेरिटरी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा क्या है, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ऐसी टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर कर ली जाए किसी भी टाइम पे, वो सब भी जो है हमारे इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होंगी। वो सब भी हमारे इंडिया की टेरिटरी में शामिल होंगी। कौन कौन सी, टेरिटरी ऑफ स्टेट भी शामिल है, यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी टाइम एक्वायर कर ली जाए वो सब भी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल है। तो दोस्तों हमने तीनों क्लास देख लिया आर्टिकल 1 में जो थे। पहला था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। उसके अलावा दोस्तों दूसरे में बताया गया कि ये कि जितने भी शेड्यूल मतलब जितने भी हमारे कंट्री में स्टेट हैं यूनियन टेरिटरी उनकी बाउंड्री जो हैं वो सब हमको शेड्यूल 1 में अलग से देखने को मिल जाती हैं। तीसरे में बताया गया कि जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें शामिल है यूनियन टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी, इसके अलावा टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये आपने आर्टिकल 1 को समझ लिया। अब हम आर्टिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आर्टिकल नंबर 2 भी देख लेंगे इसी तरीके से कि आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है। तो आर्टिकल नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये बताता है आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पे दोस्तों आपको तीनों चीज समझना होगा। एडमिशन का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, न्यू स्टेट मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यू स्टेट। दोस्तों न्यू स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो कि अभी हमारी कंट्री में नहीं है, जो कि अभी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि हमारे लिए नया हो। जैसे कि अगर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब हमारी कंट्री में शामिल होना चाहते हैं तो ये सब हमारे लिए न्यू होंगे, न्यू स्टेट होंगे, क्योंकि अभी ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। तो न्यू स्टेट का मतलब जो कि भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई नया स्टेट हमारी कंट्री में ज्वाइन करना चाहता है, कोई नई कंट्री हमारी कंट्री में ज्वाइन करना चाहती है तो वो सब हमारे लिए न्यू होंगे, उसको न्यू कहते हैं। अगर दोस्तों उस कोई भी अदर कंट्री या फिर कोई भी मतलब पार्ट उसका हमारे कंट्री में जो है ज्वाइन करना चाहता है, स्वेच्छा अपने मन से ज्वाइन करना चाहता है, तो वो एडमिशन के अंतर्गत आता है। बट अगर हम उस पर कब्जा करते हैं, किसी भी टेरिटरी के पार्ट मतलब किसी भी कंट्री कुछ पार्ट में हम हमला करके कब्जा करते हैं या फिर लड़ाई के दौरान कब्जा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें समझ लेनी थी। एडमिशन का मतलब जब कोई स्वेच्छा से आए, इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो हम कब्जा करें, और न्यू स्टेट मतलब नया स्टेट जो कि हमारे लिए नया हो। तो ये तीन वर्ड का मतलब हो गया। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि अब इसमें आर्टिकल 2 में है क्या। आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मतलब नए स्टेट को हमारी कंट्री में ज्वाइन मतलब मिला सकता है, शामिल कर सकता है। जैसे कि पार्लियामेंट के पास क्या है, न्यू स्टेट into यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इस्टेब्लिश भी कर सकता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट
into यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मतलब दोस्तों पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी नए स्टेट को हमारी कंट्री में मिला सकता है। जैसे कि अगर कल को मान लीजिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये सब हमारी कंट्री में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो सब न्यू स्टेट है हमारे लिए, तो वो पार्लियामेंट का पावर है कि वो उन्हें मिला सकता है। इसके अलावा दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट मतलब किसी भी कंट्री के कुछ पार्ट को, मान लीजिए कल पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है, उसके कुछ पार्ट पे हम कब्जा कर लेते हैं, तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है जितने पार्ट हम कब्जा करेंगे वो उतने पार्ट को कोई नया स्टेट बना दे। ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है। इसके लिए दोस्तों पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं उनको एक प्रायर रिकमेंडेशन उनसे लेना होता है, उसके बाद कोई भी नया स्टेट बना सकती है हमारी पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 में केवल इतना ही था कि जब हम कोई नया स्टेट बनाते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि कोई नया स्टेट हमारी कंट्री में बना सकती है। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ कि आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलती है। हमने आर्टिकल नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो है आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम, एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 में हमने देखा था ऐसा स्टेट को हमारे कंट्री में शामिल किया जाता है जो कि हमारी कंट्री में पहले के पार्ट नहीं, जो कि हमारी कंट्री में अभी नहीं थे, वो हमारे लिए नए होंगे। आर्टिकल नंबर 2 में ये होता है। जो आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, जो भी हमारी कंट्री में प्रेजेंट स्टेट है, मतलब जो भी हमारी कंट्री में अभी शामिल है, वो ऐसे स्टेट अगर उनमें उनको दो स्टेट को मिलाकर किसी एक नए स्टेट को बनाया जाए, या फिर दो स्टेट के किसी पार्ट को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया जाए, उसके अलावा दोस्तों उनकी बाउंड्री को घटाया जाए, या फिर उनकी बाउंड्री किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाया जाए, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री को घटाया जाए, या फिर उनके नेम में कोई चेंजेस हो, तो वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है। इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाया जाए। नया स्टेट कैसे बना सकते हैं आप, किसी दो स्टेट को मिला दीजिए एक नया स्टेट बना सकते हैं, किसी एक स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तब भी आप नया स्टेट बना सकते हैं, किसी दो स्टेट के किसी पार्ट को मिला के आप एक नया स्टेट बना दें, या फिर कुछ स्टेट को किसी पार्ट को मिला के आप एक नया स्टेट बना दें, या फिर उनका जो है एरिया आप घटाएं या फिर बढ़ाएं, बाउंड्री उनकी घटा बढ़ा दें, या फिर उनके नेम में कुछ चेंजिंग कर दें, कोई भी जो स्टेट प्रेजेंट है या फिर उनका कुछ नाम बदल दें, या फिर जो आप नया स्टेट बना रहे हैं उनका नाम कुछ बदलें। तो ये सब आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है। मतलब जो भी हमारी कंट्री में प्रेजेंट स्टेट है, जितने भी प्रेजेंट स्टेट है, उनमें कोई अगर चेंजिंग होगा तो ये आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, इसके लिए जो हमारी पार्लियामेंट है, ये भी हमारी पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा। बट दोस्तों इसके लिए पार्लियामेंट को क्या करना होगा, प्रेसिडेंट का एक प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा। प्रेसिडेंट से एक प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा। जब दोस्तों हमारी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेती है, तो उसके लिए दोस्तों जो प्रेसिडेंट हमारे हैं वो उस स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके पास ये ट्रांसफर करती है उनके ओपिनियन के लिए, उनका क्या ओपिनियन है इस पे। तो दोस्तों उसके लिए कुछ उनको फिक्स टाइम दिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ फिक्स टाइम दिया जाता है, उतने टाइम में उन्हें जो है मतलब बताना होता है कि क्या उनका ओपिनियन है। बट आपको यह बता दें कि जो उनका स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन होता है वो बाउंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट में और मे नॉट एग्री विथ देयर ओपिनियन। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनके ओपिनियन से एग्री भी हो सकती है, और चाहे तो एग्री ना हो, वो पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट का पावर है कि अगर वो एग्री नहीं है तब भी वो उनके स्टेट में कुछ चेंजिंग कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, नेम उनका बाउंड्री नेम बना सकती, नेम बदल सकती है, या फिर कुछ उनमें चेंजिंग कर सकती है।
उसके लिए जो इनका स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिकमेंडेशन होगा, लेक्चर का जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा पार्लियामेंट के ऊपर। स्टेट लेजिस्लेचर रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन रिकमेंडेशन। दोस्तों आप इसको ओपिनियन में बोल सकते हैं। तो आपने ये भी समझ लिया कि आर्टिकल नंबर 3 जो बोलता है वो बोलता है कि तो जब भी हमारी कंट्री में जितने भी प्रेजेंट स्टेट इस टाइम प्रेजेंट हैं, उनके अगर नेम में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, उनके बाउंड्री में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, उनको 2 स्टेट या 3 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दिया जाए, या फिर उनके किसी पार्ट को मिला के एक स्टेट बना दिया जाए, तो वो सब उन सब का राइट हमारे पार्लियामेंट के पास है, वो ये कर सकती है। उसके लिए पार्लियामेंट क्या करना होगा, एक प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा। उसके अलावा दोस्तों जो प्रेसिडेंट हमारे हैं वो उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनका ओपिनियन के लिए उसको भेजेंगे, बट उनको कोई फिक्स टाइम दी जाएगी, उतने टाइम में उनको रिस्पॉन्स करना होगा। बट दोस्तों जो भी उनका रिकमेंडेशन आएगा, उनका ओपिनियन आएगा, वो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। पार्लियामेंट में और मे नॉट एग्री विद देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे ये बात फिक्स हो गई कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट चाहे तो तब भी चेंजिंग कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 बोलता है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद हम कुछ जो वो हैं उनको देखेंगे, कमीशंस को। दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 हमारा क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 4 जो हमारा बोलता है वो बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 provides amendment for first and fourth schedule, first and fourth। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजिंग की जाएंगी, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड अमेंडमेंट, उसका जो उसके लिए अमेंडमेंट करना होगा फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 में या फिर 3 में, दोनों आर्टिकल नंबर 2 और 3, आर्टिकल नंबर 2 किसके लिए, न्यू स्टेट को मिलाने के लिए हमारी यूनियन टेरिटरी में। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है, जो भी स्टेट हमारी कंट्री में प्रेजेंट है उनमें कुछ चेंजिंग करने में, वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 बोलता है। अगर दोस्तों उसको करना है तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा, किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल समझना होगा कि फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है। तो मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल पहले ही बता दिया कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारी कंट्री में जितने प्रेजेंट स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या है, इन सबको आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा। ये सब फर्स्ट शेड्यूल में बताएगा कि हमारे कंट्री में इस टाइम कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या है, ये सब आपको फर्स्ट शेड्यूल में ही मिलेगा। आपको इसके लिए फर्स्ट शेड्यूल पे रिफर करना होगा, ये सब बताता है फर्स्ट शेड्यूल। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंजिंग करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना ही होगा, क्योंकि उसमें भी उसको ऐड करना होगा कौन सा नया ज्वाइन हुआ है, नया स्टेट हमारी कंट्री में कौन से यूनियन टेरिटरी ज्वाइन हुए, उन सबको आर्टिकल नंबर फर्स्ट शेड्यूल नंबर 1 में चेंज करना होगा पहले, उसके बाद चेंज होगा। और दोस्तों शेड्यूल नंबर 4 क्या बोलता है, उस स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, ये बताता है शेड्यूल 4 कि राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी उस स्टेट से। ये कौन सा शेड्यूल बताता है, शेड्यूल 4। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजिंग करना कंपलसरी और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजिंग करना कंपलसरी, क्योंकि जब आप कोई नया स्टेट बनाएंगे या फिर किसी नए स्टेट को हमारी कंट्री में ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको फोर्थ शेड्यूल में तो करना ही होगा ये अमेंडमेंट, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में उसको आप ऐड करेंगे ना, आप बताएंगे कि इस स्टेट से राज्यसभा में इतने लोग जाएंगे। तो ये दोस्तों बताता है
मतलब ये आर्टिकल नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी उसको जो भी ये चेंजिंग की जाएंगे आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, जो भी अमेंडमेंट ये इन सबको जो है आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि जो भी चेंजिंग आर्टिकल नंबर 2 और 3 में किए जाएंगे उनको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। मतलब आर्टिकल 368 का क्या होता है, मतलब कि आप उनको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी चेंजिंग की जाएंगी आप उनको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। वो दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से होगा, स्पेशल मेजॉरिटी उसके लिए जरूरत नहीं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इसको पार्लियामेंट जो हमारी है ये आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कुछ भी कर सकती है, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल मेजॉरिटी से। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होती है कि 50% +1 इतने वोट से जो है हमारी पार्लियामेंट कर सकती है आर्टिकल नंबर 2 और 3 में चेंजिंग। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में सिंपल मेजॉरिटी के तहत, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया और जिसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाता है उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। इसका मतलब कि उसको आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे मतलब ये संसद हैं, एमपीज हैं, उन सबका जो 50% +1 वोट से ही हो जाए। जैसे जितने भी सांसद हमारी कंट्री में हैं उन सबका 50% +1 इतने वोट की जरूरत होगी। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है 67% वोट की जरूरत पड़ती है, बट सिंपल मेजॉरिटी में ये नहीं। सिंपल मेजॉरिटी में 50% +1 वोट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 4 बोलता है। क्या बोलता है कि जो भी आप चेंजिंग करेंगे आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना होगा। किसमें करना होगा, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में अभी कितने ये स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या है, ये सब आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलती है। फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है, उस स्टेट से कितने राज्यसभा में मेंबर जाएंगे, ये सब बताता है आपको फोर्थ शेड्यूल। तो आपको ये दोनों समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों ये भी बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी चेंजिंग होंगे उनको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या होगा कि उनको अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा, उनको आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। हमारी पार्लियामेंट उनमें चेंजिंग होगा, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है 50% +1 वोट की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे जो है 67% वोट की जरूरत नहीं पड़ती। 67 वोट की जरूरत कहाँ पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी में पड़ती है, बट इसको सिंपल मेजॉरिटी में रखा गया। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक हमने कवर कर लिया है। अब हम कुछ जो है कमीशन के बारे में जो मैंने आपको बोल रहा था वो मैं देखूंगा कुछ कमीशन क्या क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कमीशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारी कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उस टाइम हमारे पास 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज नहीं थी। उस टाइम हमारी कंट्री को केवल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब दोस्तों वो कौन कौन से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम, तो दोस्तों पार्ट 1 में जो है उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस को रखा गया था। ब्रिटिश प्रोविंस को यहाँ पे रखा गया था। पार्ट 2 जो है वहां पे प्रिंसली स्टेट को रखा गया था। पार्ट 3 जो है यहाँ पे सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट जो है उनको रखा गया था। जैसे दोस्तों आज के टाइम हमारी यूनियन टेरिटरी जो वैसे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट थे। और फोर्थ पार्ट में क्या रखा गया था, फोर्थ पार्ट में रखा गया था अंडमान एंड निकोबार को। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब उस टाइम जो जिन जिन राज्यों पे ब्रिटिश का कब्जा था, ब्रिटिश के जो प्रोविंस थे उन सबको पार्ट 1 पे रखा गया था। पार्ट 2 में मतलब इस पार्ट 1 का मतलब जो जिस एरिया पे ब्रिटिश का कब्जा था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता, तो उसको पार्ट 1 में रखा गया था। प्रिंसली स्टेट मतलब जो जहाँ पे राजा महाराजा का शासन था उसको प्रिंसली स्टेट में रखा गया था। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट मतलब जैसे कि जो सेंट्रल के कंट्रोल में थी, यूनियन टेरिटरी जैसे हमारी होती है वो। और अंडमान और निकोबार, ये 4 पार्ट हमारी कंट्री को उस टाइम डिवाइड किया गया था।
उस टाइम हमारी कंट्री में केवल 4 पार्ट में डिवाइड हुई थी हमारी कंट्री। कौन सी? फर्स्ट जो है ब्रिटिश प्रोविंशियल, सेकंड जो है ये प्रिंसली स्टेट, थर्ड जो है अंडमान एंड निकोबार, और मतलब फोर्थ जो है ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। ये 4 पार्ट में हमारी कंट्री को टोटल डिवाइड किया गया था। उसके बाद दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि तब हमारी कंट्री लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे डिवाइड हुई। तो मैं आपको ये अब जो है कमीशन के थ्रू समझाता हूँ कि उसके लिए कुछ कमीशन आई। इनमें चेंजिंग के लिए कुछ कमीशन आई, जैसे कि पहले आई थी धार कमीशन। ये धार कमीशन बैठाई गई। धार कमीशन, इसके जो हेड थे वो थे यश धार साहब। यश धार साहब थे। ये कौन थे? इलाहाबाद के जज थे। इलाहाबाद के जज थे ये। धार कमीशन एक बैठाई गई इसके लिए कि क्या हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमारी जो कंट्री में एक कमीशन बैठाई गई धार कमीशन के नाम से, जिसके हेड कौन थे? जस के धार साहब। ये कौन थे? इलाहाबाद के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ये कमीशन कब आया था? 1948 में। दोस्तों इनका ओपिनियन क्या आया? इनका ओपिनियन आया कि हमारी कंट्री को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री को जो है एडमिनिस्ट्रेटेड कन्वेंशन के तहत डिवाइड करने की जरूरत है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कि मतलब कि हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस के बजाय एडमिनिस्ट्रेटेड कन्वेंस के थ्रू डिवाइड किया जाए। तो इनका क्या आया कि हमारी कंट्री को ओपिनियन इनका क्या आया? नॉट नेसेसरी टू डिवाइड country on linguistic basis, language basis. But need to divide country on administered convenience। मतलब जब धार कमीशन बैठाई गई 1948 में, इस किसके लिए? कि क्या हमारी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत है। तो उसका क्या फैसला आया कि हमारी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हमारी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटेड कन्वेंस के तहत डिवाइड करने की जरूरत है। तो इनका फैसला आया कि हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कमेटी बैठाई गई थी धार कमीशन के नाम से। ये कमीशन बैठाई गई थी धार कमीशन के नाम से। अब दोस्तों जो दूसरा कमीशन बैठाया गया, जो दूसरी कमेटी बैठाई गई कमेटी, उसको हम देखते हैं कि दूसरी कमेटी कौन सी थी। तो दोस्तों जो दूसरी कमेटी थी वो थी JBP कमेटी। कौन सी? JBP कमेटी। अब दोस्तों ये कौन सी कमेटी थी? तो दोस्तों इसमें जो मेंबर्स थे वो J से जवाहरलाल नेहरू जी थे, V से वल्लभ भाई पटेल जी थे और P से पत्तवी सीतारामैया जी थे। ये कमेटी विद 1948 में आई। किसके लिए? कि इसको देखने के लिए क्या हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत है। इसका फैसला दोस्तों क्या मतलब इसमें मेंबर कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे और पत्तवी सीतारामैया जी थे। ये 3 लोग इसमें मेंबर थे। इसका दोस्तों फैसला क्या है? इसका भी यही फैसला है कि हमारी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटेड कन्वेंस के थ्रू इसको डिवाइड कर दिया जाए, बट इसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनका भी फैसला है कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनका फैसला ये कब आया था? ये कमेटी बैठाई गई थी 1948 में और इनका जो फैसला आया था वो आया था 1949 में। ये आपको समझना है। तो दोस्तों जब मतलब धार कमीशन का भी ये आया रिपोर्ट की लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है,
जेबीबी कमीशन कमेटी जो थी उसका भी यही रिपोर्ट आया कि ये लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत, दोनों का रिपोर्ट आप बोल सकते हैं सेम ही आया कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर हमारी कंट्री लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड आखिर कैसे हुई। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक मतलब एक आदमी थे, उनका नाम था रामल्लू जी। ये रामल्लू जी वो जो है मतलब फास्ट अप टू डेट पे बैठ गए, मतलब भूखे मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए फास्ट अप टू डेट पे। उन्होंने बोला जब तक हमारी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाएगा मद्रास से। उस समय उनकी मांग थी कि मद्रास से जो है आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये हमारी जो कमेटी आई थी ये इन लोग नहीं मान रहे थे। तो उनका ये बोलना था रामल्लू जी का कि तेलुगु स्पीकिंग जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनको मद्रास से अलग कर दिया जाए, उनके लिए एक नया स्टेट बना दिया आंध्र प्रदेश को। तो दोस्तों जब रामल्लू जी फास्ट अप टू डेट पे बैठे तो 56 डेज के स्ट्राइक के बाद मतलब 56 दिनों तक उन्होंने हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया कि मतलब वो फास्ट अप टू डेट 56 दिन बैठे रहे, 56 डेज। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो जब उनका डेथ हो गया तो उसके बाद जो है जो ये था मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि मतलब वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, क्या लेके कि हमारे स्टेट को डिवाइड किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हो गई वो भी 56 डेज के स्ट्राइक के बाद। आप बोल सकते हैं रामल्लू जी जो थे वो एक हिसाब से फ्रीडम फाइटर थे, उन सबके मतलब फ्रीडम फाइटर थे, उन सबके लिए एक बड़े नेता थे। किनके लिए? आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ के लोग बौखला गए, वहाँ के लोगों ने कहा वो ये जो सरकार है तो ब्रिटिश से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो हमारी मांग ही नहीं मान रही है। तो उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आ गई। उसके बाद गवर्नमेंट को जो है एक नया स्टेट बनाना पड़ा। नया स्टेट कब बनाना पड़ा? 1953 में नया स्टेट एक बनाना पड़ा। कौन सा? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे एक नया स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को नया स्टेट बनाना पड़ा कब? लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे भारत का पहला स्टेट बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि रामल्लू जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो स्ट्राइक थी बहुत बड़ी हो गई, मतलब लोग हड़ताल पे आ गए, गवर्नमेंट प्रेशर में आ गए। उसके बाद गवर्नमेंट प्रेशर में आकर लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री में एक नया स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश 1953 में। ये क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा था। तो दोस्तों पोट्टी रामल्लू जी थे, उनको आप बोल सकते हैं, उनको एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम था? सॉरी दोस्तों, आई एम मतलब मिसिंग। अमरजीत नाम से भी उनको जाना जाता था। अमरजीत नाम से भी रामल्लू जी को जाना जाता था। तो ये आपको समझ आ गया कि आंध्र प्रदेश को भारत का पहला स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में। उससे पहले दो कमेटी आई थी, एक धार कमेटी थी, एक जेबीबी कमेटी थी। दोनों 1948 में बैठाई गई थी। उन सबकी रिपोर्ट क्या आई थी कि कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है दोस्तों रामल्लू जी जो थे उन्होंने जो है फास्ट प्रदेश पे स्ट्राइक पे आ गए। उसके बाद दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई 56 डेज के स्ट्राइक के बाद। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लोगों में वो स्ट्राइक और बड़ा हो गया, वो स्ट्राइक बहुत बड़ा रूप ले गया। गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई और गवर्नमेंट प्रेशर में आकर आंध्र प्रदेश को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में भारत का पहला राज्य बना दिया। उसके बाद दोस्तों इसकी मांग बढ़ गई कि मतलब ये इसकी मांग बढ़ने लगे कि और भी स्टेट जो थे वो सब डिमांड करने लगे कि हमको भी डिवाइड करिए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो दोस्तों उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट हुआ, इसको हटा दिया गया। ये जो 4 पार्ट में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया था इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटा दिया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटा दिया गया। मतलब हमारी कंट्री जो 4 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट पार्ट था ब्रिटिश प्रोविंसेस, सेकंड था फ्रेंचली स्टेट, थर्ड था सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट और जो चौथा था वो क्या था? अंडमान एंड निकोबार। इन सबको हटा के हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1956 में ये हुआ। इसमें हमारी कंट्री को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो दोस्तों ये था मतलब पार्ट 1। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने पूरा आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें कवर किया, 2 कमिटीज के बारे में बात किया, ये भी बात किया हमारे कंट्रीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया।
तो ये सब मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।